हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से था। रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसके बाद बच्चों ने हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियाँ, ये किस टॉपिक में आता है? इकोलॉजी में आता है। तो सबसे पहले हम लोगों को तो यही जानना है इकोलॉजी क्या है। देखो, हम लोगों का जैसा व्यवहार है, सारे जीव एक दूसरे में आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे अन्योन्य क्रिया करते हैं, इसी को हम लोग, इसका अध्ययन जो है ये इकोलॉजी कहलाता है, या जिसे हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखिएगा जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग हैं, एक मानव जाति अगर एक साथ रह रही है तो क्या वो अकेले सर्वाइव कर सकती है? नेवर। क्यों नहीं कर सकती है भाई? हमें तो दूध भी पीने को चाहिए, पनीर भी खाने को चाहिए, मिठाई भी खाने को चाहिए, चीनी की मिठाई होनी चाहिए, बर्फ़ी की मिठाई, मज़ा आ गया। तो अब आप ये सोचो कि खाली अगर मानव जाति होती तो संभव नहीं था। इसे उसमें हम लोगों ने गाय का पालन किया है ना, गाय हैं, भैंसें हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर, इनका पालन किया गया। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं खाने का साधन, अगर हमें देखना है तो खाने के रूप में हम लोग विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को विकसित कराते हैं। अब विभिन्न प्रकार की यार वनस्पतियाँ कौन सी हो सकती है? अब सोचो, आप वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हो, आप फ्रूट्स के फॉर्म में लेते हैं, आप ग्रेन्स के फॉर्म में या अनाज के फॉर्म में दाल चावल और जो भी दालें हैं ये सब खाते हैं। और इसके अलावा वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ें आप लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हो। तेल इस्तेमाल करते हो जिसमें खाना पकाया जाता है। ये सब कहाँ से यार? ये सब भिन्न प्रकार की यार पादप जातियाँ हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर भिन्न प्रकार की पादप जातियाँ हो गई, भिन्न प्रकार के जंतुओं की जातियाँ हो गई, भिन्न प्रकार के जो है और अन्य जंतु पक्षी और ये सब है, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है। बिना एक दूसरे के किसी का काम नहीं चल सकता। इसका मतलब ये कि हम सभी एक दूसरे में किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, इसी का अध्ययन क्या है? इकोलॉजी है। ठीक है, इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं बच्चों, भिन्न प्रकार के जीवों का अपने वातावरण से जो अन्योन्य क्रिया होती है उसका अध्ययन ही जो है वो क्या है? इकोलॉजी है। चलिए पहले सबसे डेफिनेशन डाल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ इकोलॉजी की डेफिनेशन डालूँ तो सबसे पहले इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी इसको कहते हैं बच्चों। एक बार मैं लिख देती हूँ, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आपको बताना पड़ेगा भिन्न प्रकार के जीवों का आपस में तथा वातावरण से अन्योन्य क्रिया का अध्ययन है। बस यही आपको लिखना है। मैं पहले पार्टीशन कर दूं जरा यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भिन्न प्रकार के जीवों भिन्न प्रकार के जीवों का आपस में तथा वातावरण से अन्योन्य क्रिया का अध्ययन। अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, ये बात समझ में आ गई। वातावरण का अन्योन्य क्रिया जो है वो वातावरण से है, आपस में जीवों की है, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। इसमें बच्चों एक नाम आता है रिटर का। रिटर ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज़ किया था और उनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अन्य अगर इस इंट्रैक्शन की बात करें तो इस पर अध्ययन किया था। ठीक है, तो एक तो रिटर नाम आता है जिनको हम फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा नाम आता है बच्चों यहाँ पे रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो उष्णकटिबंधीय वनों में विभिन्न प्रकार के समुदायों का अध्ययन, उसके क्या कहते हैं उसको, सक्सेशन कहते हैं, या परिक्रमण का अध्ययन हो गया, या जो है इसको यहाँ पे आप देखोगे तो इनमें जो पोषक चक्रण चल रहा है, उत्पादकता है, विभिन्न प्रकार की पादप समष्टियों का
वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया हो गई, इन सब का अध्ययन ये प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने किया था। इससे इनको जो है यहाँ पर भारतीय पारिस्थितिकी का जनक बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पे ये दो नाम हम लोगों को याद रखना है। वैसे बहुत अलग अलग नाम है। वार्मिंग नाम के जो है एक पारिस्थितिविज्ञ थे, उन्होंने जो है यहाँ पे पारिस्थितिकों को कैसे जो है मतलब उसकी व्याख्या करी। उन्होंने कहा ये केवल क्या है, विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन है। लेकिन यहाँ पे जीवों का आपस में भी और आपस इसके साथ साथ उसके वातावरण से इंटरेक्शन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों यहाँ पे पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए तो पारिस्थितिकी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं एक, चलिए यहाँ पे सबसे पहला नाम हम लोग लिखते हैं रिटर का। रिटर, यहाँ लिखिएगा ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का यूज किया। इकोलॉजी शब्द का उपयोग, और इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी। चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, रिटर के अलावा मैंने कहा था यहाँ पे एक नाम प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का आता है। रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक बोलते हैं या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न प्रकार से अध्ययन किए हैं। इसको आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसको लिखते हैं बच्चों, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा, चलिए प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। पहले तो आप यही डाल दो, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी। बेटा इसके बाद नेक्स्ट में इनके बारे में इन्होंने जो अध्ययन किया हुआ है पारिस्थितिकी पे, जो भी इनके अध्ययन है ये मैं लिखने जा रही हूँ, यहाँ नोट कर रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर रामदेव मिश्रा के बारे में जैसे ही इकोलॉजी चैप्टर स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड पेज पे आपको उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी बच्चों आपको पढ़ना है, राइट। एक भी पेज आपको इसमें छोड़ना नहीं है। चलिए इसमें लिखेंगे आप यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय समुदायों की विविधता अनुक्रमण। अनुक्रमण का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुक्रमण का मतलब होता है जैसे एक पादप जाति दूसरे पादप जाति को प्रतिस्थापित कर दे, एक हट जाए, जो सबसे सरलतम प्रकार उसको हटा के उससे थोड़ा जटिल प्रकार आ जाए, इसको हटा के दूसरा जटिल प्रकार, और लास्ट में पूरा का पूरा ये वनों में रूपांतरित हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं अनुक्रमण या सक्सेशन, राइट। तो विविधता हो गया, अनुक्रमण हो गया, पादप समष्टियों का या पादप समष्टियों की वातावरण के प्रति अनुक्रिया, वातावरण के प्रति अनुक्रिया, कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो, अनुक्रिया। इसके अलावा पोषक चक्रण, उत्पादकता तथा चरागाह वनों, जिसे हम ग्रासलैंड कहते हैं, चरागाह वन कह दीजिए, या बच्चों इसको कहते हैं घास का मैदान, ठीक है, उसका इन्होंने अध्ययन किया, तथा चरागाह या घास के मैदान।
वनों का अध्ययन, वनों का अध्ययन, इसके अध्ययन से जो है संबंधित ये है। ठीक है, चलिए बेटा, इसमें प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का नाम आ गया। क्यों हम लोग इनको जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इन सब चीज़ का जो है वो अध्ययन किया था प्रॉपरली। और इसी में दूसरा नाम हम रिटर का लेते हैं। रिटर ने जो है वो ये बताया कि ये जो है यहाँ पर इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें आता है नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे इसके विभिन्न शाखाएं देख लें तो दो टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड बच्चों बहुत ज़रूरी है। दो टर्मिनोलॉजी कौन सी है? एक होता है सिन इकोलॉजी, दूसरा ऑटिकोलॉजी। सिन इकोलॉजी पे बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पहले तो यही लिख लो, सिन इकोलॉजी क्या है। यहाँ पे दो टर्म्स आपको पढ़नी है, सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या है बच्चों? सिन इकोलॉजी यहाँ पर क्या है, किसी एक सिन इकोलॉजी है, दूसरा ऑटिकोलॉजी है। ठीक है, तो सिन इकोलॉजी क्या है? जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीवों अथवा समुदायों का उनके वातावरण से अन्योन्य क्रिया का अध्ययन। मतलब एक जीव है, पहले तो आप ऐसे समझो, एक जीव है, एक जीव अपने वातावरण से जो अनुक्रिया कर रहा है या जो इसमें अन्योन्य क्रिया हो रही है उसका अध्ययन है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटिकोलॉजी। ऑटिको मतलब सेल्फ, एक के लिए है। और अगर विभिन्न प्रकार के जीवों का या समुदायों का उनके वातावरण से अन्योन्य क्रिया का अध्ययन हो तब इसको हम कहते हैं सिन। सिन मतलब जुड़ाव, जुड़ना, मतलब एक से ज़्यादा लोग मिलकर के जब अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं अपने वातावरण से, इसको हम क्या कहते हैं? सिन इकोलॉजी। तो बच्चों सिन इकोलॉजी पे क्वेश्चन आया हुआ है, पहले सिन इकोलॉजी मैंने लिख दिया है, तो आप लिखेंगे विभिन्न प्रकार के जीवों, विभिन्न प्रकार के जीवों। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अथवा समुदायों का वातावरण से अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, ये बच्चों कहलाता है सिन इकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इससे आपको इसमें ध्यान रखना है। यहाँ टिक कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा, सिन इकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है ऑटिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी क्या है? ऑटिको मतलब सेल्फ, एक के लिए बात हो रही है। तो ऑटिकोलॉजी का मतलब होता है किसी एक जीव का या किसी जीव का, ये हम सिंगल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे बच्चों, किसी जीव का वातावरण से अन्योन्य क्रिया का अध्ययन। अन्योन्य या इंटरेक्शन कहते हैं बच्चों इसको, अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, क्रिया का अध्ययन। चलिए ये तो हो गया, एक छोटी सी बात है जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई इकोलॉजी बनी हुई है, पूरा संसार दुनिया में बना हुआ है, तो कैसे बना है, क्या लेवल है? सबसे पहले दुनिया में एक छोटा सा जीव आया होगा, उस जीव ने मिलकर अपनी समष्टि या पॉपुलेशन बनाई। अब वही भिन्न भिन्न जीवों की पॉपुलेशन मिलकर उसे समष्टि बनाई होगी, है ना। फिर इसके वातावरण को भी इंक्लूड किया गया कि इनसे इनका इंटरेक्शन हो रहा है। इसको हम लोग इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी बोलते हैं, या क्या कहते हैं, वर्ड अभी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखना है, इकोसिस्टम हो गया, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, अब यही इकोसिस्टम थोड़ा एक ही जगह पे छोटे छोटे कई इकोसिस्टम हो जाएं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बच्चों लैंडस्केप कहते हैं या भूभाग कहते हैं। ठीक है, अब यही लैंडस्केप और बड़े क्षेत्र में हो जाए, एक ऐसा क्षेत्र जो दूसरे क्षेत्र से जीवों में
पादपों में या वनस्पतियों में और प्लस वातावरणीय दशाओं में भिन्न हो। जैसे मैंने कहा एल्पाइन टुंड्रा, अब पोलर बियर बच्चों एल्पाइन टुंड्रा में होंगे, कहीं और नहीं होंगे। नहीं कहोगे राजस्थान में भैया पोलर बियर घूम रहा था, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, खबरदार, इस बात का ध्यान रखो। तो आपको ये देखना है कि पोलर बियर हो गया अगर वो यहाँ पे कहाँ है, एल्पाइन रीजन में है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ बच्चों कि जो ज़्यादा चिल्ड एरिया है तो वहाँ पे छोटे जीव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि छोटे जीव का जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है, उसे अपने आप को, शरीर को गर्म रखने के लिए ज़्यादा ऊर्जा हानि करनी पड़ेगी और वो उतना सर्वाइव कर नहीं सकता, इससे वो गर्म स्थानों पर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वनस्पतियाँ देखिए आप, भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, रोडोडेंड्रॉन सबसे प्रभावी वनस्पति है, कहाँ पे, एल्पाइन टुंड्रा में है। ऐसे राजस्थान में आप देख लोगे तो ज़्यादातर कांटेदार जो है वो पादप मिल जाएंगे। तो ये जब अपनी वनस्पतियों के द्वारा, अपने जंतुओं के द्वारा और अपने क्लाइमेट के द्वारा दूसरे स्थान से भिन्न हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बच्चों बायोम कहते हैं। बायोम कहते हैं या जीवोम बोलते हैं। और पृथ्वी का वो बड़ा भूभाग जिसमें कोई जीवधारी रहते हों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक। यही 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो है मतलब क्या कहोगे इसको, संगठन है। तो संगठन का स्तर क्या है? एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग अगर उसकी भाषा में बात करें तो एनसीईआरटी ने मुख्य रूप से 4 संगठन दिए। कौन सा दिया है? उसने दिया ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है एंड बायोस्फीयर, दैट्स इट। लेकिन हम लोग इसको डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी ने दे रखा जो आपको डिटेल पढ़ना है। चलिए बच्चों फटाफट 1 बाई 1 देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालिएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आप लिखते हो संगठन का स्तर, संगठन का स्तर। संगठन का स्तर। तो पहले मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बच्चों बिल्कुल प्रभु की तरह पूजना है। एनसीईआरटी का कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए। अभी आपका पेपर होने वाला है और आप देखिएगा सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से आएंगे, राइट। चलो जल्दी से इसको देखो बेटा। संगठन का स्तर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखेंगे। आप लिखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार, ये एनसीईआरटी के अनुसार लिख रहे हैं, मुख्य 4 स्तर। मुख्य 4 स्तर कौन से हैं? चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जीव, समष्टि यानी पॉपुलेशन, समष्टि यानी पॉपुलेशन, फिर समुदाय, भिन्न जीवों का समूह कहलाता है समुदाय, और 4th आ जाएगा बच्चों इसमें जीवों, जीवों, ठीक है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिटेल इसकी बात करूँ तो डिटेल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर 1 ऑर्गेनिज्म या जीव, ऑर्गेनिज्म और जीव। बेटा ऑर्गेनिज्म या जीव को कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहोगे ये पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जो अपनी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं संपन्न करता है या सभी आवश्यक जैविक प्रक्रियाएं संपन्न करता है, उसको कहते हैं जीव। सबसे छोटी इकाई है बेटा ये इकोलॉजी की, राइट। तो इसमें लिखो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई सभी जैविक कार्य संपन्न करने में सक्षम, सभी जैविक कार्य संपन्न करने में सक्षम। करने में सक्षम, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन या समष्टि, नंबर 2।
पॉपुलेशन या समष्टि। चलिए, पॉपुलेशन या समष्टि क्या है? आप लिखेंगे एक ही प्रकार के जीवों का समूह, ये पॉपुलेशन है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हो। अब यार ह्यूमन पॉपुलेशन है तो उसमें कोई बंदर और बकरी तो होंगे नहीं, सोचने वाली बात है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, एक ही प्रकार के जीवों का समूह। क्या है ये? समष्टि या पॉपुलेशन है। बच्चों, अगर एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समष्टियाँ हैं तो इनको तो आप कह देंगे लोकल पॉपुलेशन है या डीम कहते हैं। लेकिन अगर सेम पॉपुलेशन किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में है तो उसको आप कह देंगे सिस्टर पॉपुलेशन। ये है तो यहीं की, लेकिन माइग्रेट होकर के वहाँ चली गई है, ठीक है। और तीसरी पॉपुलेशन वो है जो किसी भौगोलिक दशा के कारण घूमकर किसी दूसरे क्षेत्र में फिर से चली गई या वापस यहाँ आ गई, इसको कहते हैं मेटा पॉपुलेशन, जो घूमती रहे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग लाइक यहाँ, जैसे मान लीजिए आप जहाँ के रहने वाले हैं, मान लो आप बिहार के रहने वाले हो, ठीक है। तो बिहार जो है वो आपका क्या है? बिहार के रहने वाले हैं आप बिहार में रह रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है यहाँ पर क्या है? लोकल पॉपुलेशन या डीम है। इज दैट क्लियर? अब वही लोग जो है यहाँ पे पढ़ने आ गए हैं, या समझो नानी के घर चले गए, राइट, कहीं की और है नानी, मान लो नानी के घर चले गए या यहाँ पढ़ने चले आए हैं, तो इस पॉपुलेशन को जो बिहार से आई हुई है इसको हम लोग कह देते हैं सिस्टर पॉपुलेशन है, ठीक। यहाँ मन नहीं लगा, या मान लीजिए कहीं सिलेक्शन हो गया, थोड़ी देर के लिए फिर कहीं चले गए, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया मेडिकल कॉलेज में, एम्स में हो गया, एम्स दिल्ली में हो गया, सोचने में क्या जाता? सोचो ना, सोचोगे तभी तो ऐसा करोगे काम। तो आपको सोचना है कि एम्स दिल्ली में आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप वहाँ चले गए। जब आप वहाँ चले गए इसका मतलब क्या है? आप मेटा पॉपुलेशन में वहाँ से भी भागने वाले हो, एक जगह टिक कर रहने वाले नहीं, इसको कहते हैं मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। चलो जल्दी से लिखते हैं बच्चों। एक ही प्रकार के जीवों का समूह, एक ही प्रकार के जीवों का समूह, जीवों का समूह, ठीक है। अब इसी में मैंने इसके 3 भाग करे बच्चों, और इस 3 भाग में आपको बताना है लोकल पॉपुलेशन, डीम, मेटा पॉपुलेशन एंड सिस्टर पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, या इसको हम लोग कहते हैं डीम। लोकल पॉपुलेशन या डीम क्या है बच्चों? किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली पॉपुलेशन। तो आप लिखोगे किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित पॉपुलेशन। उपस्थित पॉपुलेशन। अब इसी को अगर मैं कह दूं सिस्टर पॉपुलेशन, तो आप नेक्स्ट लिखेंगे सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन क्या है बच्चों? सेम पॉपुलेशन है लेकिन दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में। तो आप लिखेंगे सेम पॉपुलेशन, पी से बच्चों मैं यहाँ पॉपुलेशन लिख रही हूँ, ठीक है। सेम पॉपुलेशन किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में। बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। और जो तीसरा है बच्चों मेटा पॉपुलेशन, ओकेजनली अगर ये किसी दूसरे क्षेत्र में ये गति कर जाएं तो इनको कहते हैं मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। इसको कहेंगे मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन ऑल्दो आपको पढ़ना तो बेटा डीम तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। सिस्टर पॉपुलेशन रेयरली आ गया तो आ गया,
दूसरा मेटा पॉपुलेशन में लिख दे रही हूँ क्योंकि आप लोग देखते हो, इधर उधर पढ़ते हो, इससे पता होना चाहिए, बट आता कहीं नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन किसी कारणवश दूसरे स्थान पर गति करने वाली पॉपुलेशन, दूसरे स्थान पर गतिमान पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी कारण से अगर दूसरे स्थान पे गति कर जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ये मेटा पॉपुलेशन है। ठीक, ये तो हो गया चलो पॉपुलेशन। नेक्स्ट बच्चों इसमें देखते हैं कम्युनिटी। पॉपुलेशन के बाद एक हम लोग स्पीशीज को डिफाइन कर लें। स्पीशीज या जाति क्या होती है? स्पीशीज या जाति बच्चों किसी निश्चित स्थान पर पाई जाने वाले एक ही प्रकार के जीव, किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जीव जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, उनको यहाँ पे जाति कहा गया। ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जीवों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, उनको हम कहते हैं ये जाति है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा दो इसके लक्षण है बच्चों। एक तो है एक ही प्रकार के जीवों का समूह, एक ही प्रकार के जीवों का समूह। जीवों का समूह विच कैन इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा आप लिखेंगे जो अंतर प्रजनन कर सकते हो। अंतर प्रजनन करते हो। इसी के बेसिस पे बेटा यहाँ पे स्पीशीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, जब आप जाति की बात ही चल रही, स्पीशीज की बात चल रही है, तो आप सोचिए कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज होती हैं। कुछ स्पीशीज होती है जिनको हम लोग की स्टोन स्पीशीज कहते हैं, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बात तो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज क्या है? एक ऐसी जाति जो दूसरी जाति को कनेक्ट करती हो, लिंक करती हो, जोड़ती हो। ऐसी जाति जो दूसरे जाति को जोड़ती हो। जैसे जैसे आप कहते हो पॉलिनेटर है, परागक, वो परागण कर रहे हो तो दूसरी पादप जाति को तो जोड़ रहे हैं यार, तो इसको क्या कह देंगे? यहाँ पे इसको कह देंगे ये क्या है? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज हैं। या आप ले सकते हो जैसे जितने भी म्यूचुअलिज्म है, माइकोराइजा ले लो। माइकोराइजा का मतलब कवक मूल है, इनको ले लीजिए। जितने सिम्बायोटिक एसोसिएशन में सब ऐसे ही होते हैं बच्चों, परजीवी भी ऐसे ही होते हैं, तो इनको हम कहते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसमें लिखिए क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पीशीज में पहला है क्रिटिकल लिंक, जो दूसरे को लिंक करते हो या जोड़ते हो। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज क्या होते हैं? जो दूसरी स्पीशीज को जोड़ते हो बच्चों। तो ऐसे लिखिएगा जो स्पीशीज का बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म है, जो स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को जोड़ते हो या लिंक करते हो। जो स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को जोड़ते हो या लिंक करते हो। जैसे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों आ सकता है पॉलिनेटर्स या परागक, पॉलिनेटर्स या इनको कहते हैं परागक। दूसरा आप लिख सकते हो माइकोराइजल रूट है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाने वाले जितने जीव, मैं सारे तो नहीं लिख सकती, लेकिन आप लिख सकते हो परजीवी हो सकते हैं, या ऐसा समझ लो परजीवी हो सकते हैं, सहजीवी संबंध में रहने वाले जीव हो सकते हैं, सारे हैं। ठीक है, तो पॉलिनेटर है, उसी का एक उदाहरण मैं लिख रही हूँ, माइकोराइजा या कवक मूल्य है। कवक मूल्य या दूसरे मूलों से अटैच रहने वाले जो जीव हैं या जो
कवक हैं उनको हम लोग कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, ये तो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज हो गया बच्चों। एक आता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज, एक ऐसी जाति जो कम भौगोलिक क्षेत्र में हो लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रभाव डालती हो। जितने सीमित भौगोलिक क्षेत्र में है उससे कहीं ज्यादा प्रभाव डालती है। इसमें उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, इतने बड़े जंगल में शेर, उसकी औकात देखो, अकेला है लेकिन इतना बड़ी उससे औकात रखता है कि उसके सामने कोई ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो हम लोग बच्चों किसी वन में शेर को कह सकते हैं, या मान लो कि यार क्या कहें, ब्लू व्हेल ले लो, ब्लू व्हेल है, पानी में है, वो भी अपने आप में एक अलग है। ऐसे ही बच्चों आप लोग कह सकते हो कि जो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है उसमें अंजीर की जातियाँ, जब वहाँ फलों की कमी हो जाती, भोजन की कमी हो जाती है, तो ज़्यादातर पशु पक्षी इसी अंजीर से भोजन लेते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये भी जो है यहाँ पर क्या है, कीस्टोन जाति है ना। चलो जल्दी से देखो, कीस्टोन स्पीशीज पे क्वेश्चन आया हुआ बेटा, कीस्टोन स्पीशीज पे, कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज में आप क्या लिख सकते हैं, चलो देखते हैं क्या लिख सकते हैं भाई। कीस्टोन स्पीशीज में कम भौगोलिक क्षेत्र, कम भौगोलिक क्षेत्र परंतु अधिक प्रभावशाली जातियां, अधिक प्रभावशाली, अधिक क्या, बहुत अधिक लिख सकते हो, बहुत अधिक प्रभावशाली, बहुत अधिक प्रभावशाली स्पीशीज। आप लिख सकते हैं वन में, जैसे शेर है, उदाहरण लिखिए, वनों में शेर, वनों में शेर। और क्या लिखोगे, लिखो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में अंजीर, भोजन की कमी होने पर, भोजन की कमी होने पर भोजन की कमी होने पर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, वर्षावनों में अंजीर, अंजीर भी तो एक जाति है ना। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं आप कि अगर वर्षावनों में भोजन की कमी हो जाए तो अंजीर जो है वो इसी तरह की जाति बनाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि स्टोन जाति के बाद एक हम लोग एंडेमिक स्पीशीज ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्थानिक जाति। ऐसी जाति जो किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाती हो उसे हम लोग कहते हैं स्थानिक जाति। जैसे मैंगीफेरा इंडिका भारत में ही है, ठीक है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये सारे क्या है, एंडेमिक है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखिए एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं बेटा स्थानिक जातियां, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोग एक मिनट की स्टोन स्पीशीज को जो है टिक करो, ये नीट में आया हुआ है, नीट लिख लो उसको। नेक्स्ट देखो एंडेमिक स्पीशीज या स्थानिक जाति। तो स्थानिक जातियों में लिखे हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र में ही उपस्थित हो, जो किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हो, क्षेत्र में उपस्थित हो। अब निश्चित क्षेत्र में उपस्थित होने वाली क्या है, भारत में मैंगीफेरा इंडिका लिखो। एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका भारत में, भारत में मैंगीफेरा इंडिका
क्या मैं इंडिका इसकी स्पीशीज लिख ले रही हूँ, इंडिका। दूसरा लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू आदि, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कुछ भी लिख सकते हो यार। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू हो गए हैं, राजस्थान में कैमल है, इतना ज़्यादा हो रहा है तो राजस्थान में या मरुस्थलों में कैमल हो गया, या जिसे ऊँट कहते हैं, ये लिख सकते हो। कहीं भी है, कोई भी निश्चित जाति की आप बात कर दो, वो जाति वहाँ पाई जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप पोलर बियर लिख सकते हैं, ध्रुवीय भालू, तो कहाँ होगा, अल्पाइन टुंड्रा में होगा। अब यहाँ तो अल्पाइन सफ़ेद वाले भालू तो घूमेंगे नहीं, है ना, तो वो निश्चित स्थान पे हैं बच्चों, इसको हम लोग कह देते हैं ये स्थानिक जातियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, फटाफट हम लोग लिखते हुए चलते हैं आगे बढ़ते हुए। अगला बच्चों हम लोग को लिखना है कम्युनिटी। कम्युनिटी की परिभाषा आपसे पूछी गई है समुदाय, इसको हम लोग कहते हैं समुदाय। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। चलिए, कम्युनिटी समुदाय क्या है? अभी तो मैंने कहा था भाई पॉपुलेशन क्या है, तो आपने कहा था एक ही प्रकार के जीवों का समूह। अब भिन्न प्रकार के जीवों का समूह बच्चों समुदाय कहलाता है, ठीक है। यानी समुदाय में बहुत सारी जातियां होती हैं, जाति विविधता सबसे ज्यादा है। तो आप पहले तो ये लिख दीजिए, भिन्न प्रकार के जीवों का समूह, भिन्न प्रकार के जीवों का समूह, जीवों का समूह। अब इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। पहली बात तो जाति विविधता बहुत अधिक होगी, तो यहां लिखेंगे जाति विविधता उपस्थित है, जाति विविधता, ठीक है, जाति विविधता होगी। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रभावी जातियां होंगी, तो यहाँ लिखिए प्रभावी जातियां। बच्चों देखो, जब एक से अधिक कई जातियां हो जाए ना, तो जाहिर सी बात है कोई प्रभावी जाति होगी। आप खुद सोचो, मानव जाति में आप लोग जो हैं, आप लोग मानव जाति में आते हैं, लगता कुछ ऐसा ही है। वो बात अलग है कि अगर हम लोग बंदर से इंसान बन गए तो कुछ गुण आपके में रह गए होंगे, है ना, कूद फान लगाते रहते हो तुम लोग, बस बिल्कुल वैसा ही सोच लो। आपको ये सोचना है यहाँ पर कि अगर जाति विविधता है तो जाति विविधता के साथ साथ इसमें कुछ जातियां ऐसी होंगी जो प्रभावी होंगी। जैसे शेर हो गया, इंसानों को देख लो सभी पे प्रभावी है, शेर वेर सब गए किनारे, इंसान ही सबसे प्रभावी हो गया। तो ऐसे कुछ जातियां प्रभावी होती है, तो आप लिखेंगे प्रभावी जाति, प्रभावी जाति, ठीक है। दूसरा इसमें आपको लिखना है बच्चों यहाँ पर, अब इनका जो है जैसे भिन्न प्रकार की जाति है बच्चों, इसके बेसिस पे देखा जाए तो स्तरण पाया जाता है। जाति स्तरण होता है। स्तरण का मतलब नीचे जैसे घास हो गए, उसके बाद आप नीचे जो है शाक बता देंगे, तब शुभ बताएंगे और तब वृक्ष बताएंगे। ये स्तरण हो गया ना, जीवों को उनकी भिन्नता के आधार पर वर्टिकल रूप से इनका विभाजन या अनुदैर्ध्य रूप से इनका विभाजन, इन्हें हम कहते हैं वर्गीकरण, कह सकते हो वर्गीकरण। तो इनको हम कहते हैं यहाँ पर, ये क्या है, स्तरण प्रदर्शित करते हैं। मतलब भिन्न प्रकार के जीवों का उनके प्रकार के आधार पर अनुदैर्ध्य स्तरण या विभाजन, यही स्तरण है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्तरण, ये स्तरण प्रदर्शित करते हैं। स्तरण का मतलब क्या हो गया, जैसे सबसे नीचे घास है, मैं ये बात कर रही हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की बात कर रही हूँ बच्चों। सबसे नीचे की ओर घास होगा, फिर शाक होगा, फिर उससे बड़ा ऊंचाई पे क्या होगा, शुप होगा, शुप यानी झाड़ी, और उसके बाद जो है सबसे टॉप पे वृक्ष, ये है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं स्तरण। तो इस तरह का स्तरण पाया जाना भी संभव है, ठीक है। तो जहां भी बच्चों जाति, इधर देख सकते हैं, जहां भी बच्चों जाति विविधता होगी वहां पर इस तरह का स्तरण जो है वो क्या है, एक कॉमन बात है, ठीक है। ये तो कम्युनिटी हो गई बच्चों। सीधे सीधे कम्युनिटी की परिभाषा आपसे पूछी गई है, इससे आप यहाँ पे इसको भी टिक करिए। समुदाय की परिभाषा डायरेक्ट आपसे पूछी गई, बाकी आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों। अब अगर कम्युनिटी हमने पढ़ ली है तो इसके बाद बच्चों आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या इसको पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम या पारितंत्र। अब आप इसको सीक्वेंस में समझते हुए चलो। जैसे मान लो कि अभी मैंने कहा सबसे छोटा जीव होता है, फिर जीव के बाद जो है हमने समष्टि बताई, जातियां होती हैं,
फिर कम्युनिटी या समुदाय बनता है। इसके बाद आता है बच्चों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है बच्चों पारितंत्र। इसमें क्या है, अब आप विभिन्न प्रकार के समुदायों के साथ साथ यानी जैविक तंत्र के साथ साथ अजैविक तंत्र दोनों ले लें, मतलब वातावरण को भी इंक्लूड कर लें पूरा। ये जीव तो खूब सारे भिन्न प्रकार के समुदाय हैं ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपने वातावरणीय दशाओं को भी ले लिया, तो बच्चों इसको यहाँ पे कहा जाता है पारितंत्र या इकोसिस्टम। ठीक, चलो जल्दी से देखो यहाँ पर जैविक तथा अजैविक घटक, जैविक तथा अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होगा, विभिन्न जीव समुदाय, विभिन्न प्रकार के जीवों का समुदाय हो गया, या विभिन्न समुदाय लिख सकते हो। अजैविक घटक में क्या आएगा, वातावरणीय दशाएं आ जाएंगी, तो आप इसको लिख सकते हैं अजैविक घटक में क्या है, वातावरणीय दशाएं। वातावरणीय दशाएं, वातावरणीय दशाएं। और जैविक में सभी जीव आ जाते हैं। ठीक है, सभी जीव, या भिन्न समुदाय लिख दो, भिन्न समुदाय, ये जैविक में आ जाएगा। यानी सभी जीव आपस में तथा अपने वातावरण से जो अन्योन्य क्रिया करते हैं उसका अध्ययन बच्चों इकोसिस्टम कहलाता है। उदाहरण लिख सकते हो आप, यहाँ उदाहरण डाल दो। एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा, जैसे घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम ही तो हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, छोटी सी पानी की एक बूंद भी अपने आप में इकोसिस्टम है। तो लिखो जल्दी, आप लिखेंगे जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब वन्य पारितंत्र। घास के मैदान यानी ग्रासलैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम आदि, ये भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम से बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। ये तो भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स हो गए बच्चों। इसके बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट एक आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप या इसको कहते हैं भूदृश्य। भूदृश्य, अब ये लैंडस्केप भूदृश्य क्या है? अब तुम लोग सोचो, जब तुम लोग छोटे थे भूदृश्य क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है? जब आप छोटे थे तो एक सीनरी बनाते थे। सीनरी क्या बनाते थे, पहाड़ बनाया, पहाड़ के ऊपर से सूरज निकाल दिया, और तो और सूरज में से नदी भी निकाल दी, और तो और ये नदी आपकी जो है यहाँ झोपड़ी बनी है उसके बगल से ही जा रही है, और तो और उसी में रोड भी बना दी। नदी के इस पार आपका घर है, नदी के उस पार बहुत खुश हो गए तो आम का पेड़ लगा दिया। अब रोड नदी के पार इधर आम का पेड़ है, यहाँ आम खाने आते हो, फिर घूमते हो, नीचे घास भी लगी हो, यार अजीब सा इकोसिस्टम। लेकिन ये तब आपकी कल्पना थी। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं, ये जो सीनरी बनाते थे ना, इसी को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं ये लैंडस्केप है। मतलब आप इसको अगर लाइक इकोलॉजी या साइंटिफिक वे में अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक बड़ा भूभाग जिसमें सारे इकोसिस्टम धब्बों के रूप में या छोटे छोटे पैचेस के रूप में उपस्थित हों। यही तो हुआ ना। देखो घास के मैदान भी आपने बनाए, आपने जो है नदी का पारितंत्र बना दिया, या पॉन्ड इकोसिस्टम मान लो बना दिया। इधर जो है आप वृक्ष भी बना रहे हो, पानी ही पानी इधर चल रही है, तो अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम है ना। तो जब एक बड़े क्षेत्र में भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम जो है धब्बों के रूप में या पैचेस के रूप में रहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भूदृश्य। ठीक, तो यहाँ पे जल्दी से लिखो, एक बड़े क्षेत्र में भिन्न इकोसिस्टम धब्बों के रूप में। बाकी भूल जाओ तो याद कर लेना अपने बचपन वाली सीनरी, वहां पे आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जिसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लैंडस्केप कह रहे हैं। इमेजिन करो ना यार, एक गांव है, गांव में तालाब है, एक पारितंत्र हो गया, वन लगे हुए, आम के पेड़ लगे हुए, सब बाग लगी हुई है आम की, तो उसको आपने कह दिया ये जो है वन इकोसिस्टम हो गया, है ना।
फिर आगे जो है खाली जगह है, घास के मैदान बन गए हैं। यहाँ तालाब का पारितंत्र था, फिर पारितंत्र आर्टिफिशियली रूप से गांव बसा हुआ है, वो अपने आप में एक पारितंत्र है ना। तो ये पारितंत्र बच्चों किसी भी फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो गया लैंडस्केप। बच्चों लैंडस्केप के बाद अब आता है इसमें बायोम। नेक्स्ट इसमें आता है बायोम, या इसको हम लोग कहते हैं जीवोम। बायोम या इसको हम लोग कहते हैं जीवोम। अब बायोम या जीवोम क्या होता है? वृहद क्षेत्र, अति वृहद क्षेत्र कह दो या सबसे बड़ा क्षेत्र कह दो, जो कि दूसरे क्षेत्रों से वनस्पतियों में, जंतुओं में और भौगोलिक दशाओं में भिन्न हो, उसे हम कहते हैं बायोम या जीवोम। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपने आप में एक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा आप देख लोगे तो शीतोष्ण वन आ गया। तीसरा या पर्णपाती वन कह लो। तीसरा आ गया तो शंक्वाकार वन हो गए। चौथा देख लो तो कहीं पे मरुस्थल है। पांचवा देख लो घास के मैदान है। कहीं देख लो तो अल्पाइन टुंड्रा है ना। तो इस सब की भौगोलिक दशाएं अलग हैं, सब में वनस्पतियां अलग हैं, जंतु अलग हैं, जीव जंतु सब अलग अलग हैं। इनको हम कहते हैं ये जीवोम है, ठीक। चलो लिखो, वृहद क्षेत्र या अति वृहद क्षेत्र, अति वृहद क्षेत्र जो वनस्पतियों, जंतुओं तथा वातावरणीय दशाओं में दूसरे क्षेत्र से विभिन्न हो। दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो, ठीक है। उदाहरण क्या लिखोगे? बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं एनसीईआरटी का बच्चों अगर उदाहरण दूं तो एनसीईआरटी के उदाहरण के अनुसार इन्होंने 4 ही मुख्य रूप से जीवों बताए हैं। तो उसमें कौन से 4 हैं आप देखिए। पहला उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा पर्णपाती वन। तीसरा लिखेंगे मरुस्थल। और एक बच्चों इसमें आता है जिसे हम यहाँ पे कहते हैं सी शोर, मतलब समुद्री तट। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, तीसरा हो गया। चौथा यहाँ लिख दो समुद्री तट, ये हो गया चौथा। तो बेटा ये तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी ने ही एक ग्राफ दिया है जिसको मैं इधर बना दूंगी। जो ग्राफ एनसीईआरटी ने दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो और भी भिन्न प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 है, ठीक। तो उसको मैं अब यहाँ बनाऊंगी। लास्ट एक और लिख दूं बच्चों इसमें, बायोस्फीयर, राइट। तो बायोस्फीयर से भी परिभाषा एम्स में आई हुई है, बायोस्फीयर। या इसको बच्चों कहते हैं जैवमंडल। चलिए बायोस्फीयर या जैवमंडल क्या होता है, आप लोग परिभाषा सुन लो, मैं तो शॉर्टकट लिखूंगी यहाँ पर, आप समझ लो। बायोस्फीयर या जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हो, उसको कहते हैं बच्चों जैवमंडल या बायोस्फीयर, ठीक। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे जीवधारी रहते हैं उनको कह देते हैं जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं, राइट। तो उसमें अपना एटमॉस्फेयर भी होगा, वायुमंडल, अपना स्थल मंडल भी होगा, वायुमंडल भी होगा और जलमंडल भी होगा, प्लस जीवधारी, ये चारों मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। तो एम्स में यही पूछा था बायोस्फीयर किससे बना हुआ है, तो आपको बताना था एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसे मिलके बने हैं। तो बस आपको एम्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। चलो जल्दी से लिखो, वायुमंडल
प्लस जल मंडल प्लस थल मंडल लिखेंगे, थल मंडल और जीवधारी, जो भी जीवधारी सब इसमें आ जाते हैं। यही परिभाषा बच्चों डायरेक्ट इसी तरह से एम्स में आपसे पूछी गई है, तो आप यहां डाल दो भाई, एम्स में आया हुआ है सीधी सीधी परिभाषा, एम्स। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग इसी का जो ग्राफ है बायोम का, वो ग्राफ बनाते हैं इधर और देखते हैं किस प्रकार होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।